एवरीवन, आज हम नेट की स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, जिसमें नेट मैथ फर्स्ट क्लास शुरू हो रही है। जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है भू आकृतिक विज्ञान। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो ज्योग्राफी शब्द में, तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? एराटोस्थनीज ने। ठीक है, एराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था और ज्योग्राफी के बारे में विस्तृत रूप से बताया था हिकेटियस ने। हिकेटियस को इसीलिए भूगोल का क्या बोलते हैं? पिता बोला जाता है। यानी इन्होंने भूगोल को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया था। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहला है हमारा फिजिकल या भौतिक भूगोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, और दूसरी है मानव भूगोल। ये भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। अगर इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो इस चीज का अध्ययन करते हैं वो है पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, वायुमंडल और लास्ट में आता है हमारा जैव मंडल। ठीक है, अगर अब हम जो यूनिट है हमारे नेट के एग्जाम में, इन सब का एक अलग अलग यूनिट के रूप में इसका पढ़ना पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्थल मंडल, यानी कि ट्रोपोस, जो हमारी जियोमार्फोलॉजी है। यानी जियोमार्फोलॉजी में जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमार्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान जिसको बोलते हैं जियोमार्फोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो हम इसमें जो है स्थल मंडल यानी कि इस जो हमारी स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में, साथ में उच्चावचन यानी जो उच्चावच होते हैं, जो हमारी विभिन्नताएं पाई जाती है उच्चावच में, उसके साथ में प्रक्रम किस तरह के क्रम में पाई जाती हैं, ये सब चीजों का अध्ययन, सबका मिला जुला रूप जो अध्ययन करते हैं वो आता है हमारा जियोमार्फोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम इसमें बात करें तो जो उच्चावच है स्थल मंडल में, तो हम पढ़ेंगे क्या है स्थल है, क्या व्यवस्था, पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है। अगर हम उच्चावच की बात करें तो इसको हम तीन श्रेणियों में रखते हैं। प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी सेकेंडरी, और तृतीय श्रेणी। ठीक है, अब इसको जो बांटा गया है तीन श्रेणियों में, प्रथम श्रेणी में जो उच्चावच को रखा जाता है इसमें आते हैं हमारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और महासागर। यानी महाद्वीप और महासागर को हम प्रथम श्रेणी में रखते हैं। और प्रथम श्रेणी में जो अध्ययन किए जाते हैं, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? महाद्वीप और महासागर यानी कॉन्टिनेंट और ओशियंस का अध्ययन करते हैं। सेकेंडरी में हम पढ़ते हैं, इसमें हमारी अंतर्जात शक्तियां सम्मिलित की जाती हैं। दो प्रकार के बल हमारी पृथ्वी पर कार्य करते हैं। एक अंतर्जात यानी कि इंटरनल, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो काम करते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, ये इनका काम क्या होता है? निर्माण करना। ठीक है, तो अंतर्जात शक्ति के अंतर्गत जो भी कुछ होता है उसके अंदर, अब इसके अंदर निर्माण किसका होता है? पर्वत, पठार और मैदान, इसके द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इसको हम रखते हैं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, सेकेंडरी में। तृतीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें अनाच्छादन से संबंध रखा जाता है। अच्छा, अनाच्छादन, या हम ये कह सकते हैं कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं वो
अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया के द्वारा निर्मित, यानी कि अनाच्छादन में क्या क्या चीज आएगी, नदी, पवन यानी वायु, काष्ठ, हिमानी, इनके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसमें हमारी बहिर्जात बल सम्मिलित होते हैं, यानी बाहरी जो बल काम करते हैं, जो पृथ्वी सतह पर एनवायरमेंटल बल काम करते हैं, जिनके कारण नदी, पवन, काष्ठ, हिमानी जैसी जिनसे इन नदी, पवन, काष्ठ, हिमानियों से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम तृतीय श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ये नेट में आए हुए क्वेश्चन है कि किस श्रेणी में किसको रखा जाता है। अगर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के भी तीनों श्रेणियों के बारे में पता लग गया कि 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं, महाद्वीप महासागर प्रथम श्रेणी में, पर्वत पठार मैदान द्वितीय श्रेणी में, और जो नदियों के सबसे जो बनती हैं आकृतियां वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अब हम अगर विकास की बात करें कि भू आकृति विज्ञान का विकास का क्रम क्या रहा, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको अगर हम बांटें तो पहला बांटेंगे प्राचीन युग या प्राचीन काल, दूसरा हम बांटेंगे अंधकार युग, और तीसरे में हम लेंगे नवीनतम या आधुनिक, सिंपल अगर हम कहें तो आधुनिक काल में। इस काल में जो है किस तरह की संरचना है, क्या जियोमॉर्फोलॉजी थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में ग्रीस और यूनान, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। प्राचीन काल में अगर हम बात करें अरस्तु ने, हिकेटियस ने, पैसिडोनियस ने, ठीक है, इन लोगों ने बहुत सारे भूगोल बताए। इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी किसने क्या काम किया, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। तो प्राचीन काल में ग्रीस और यूनान के लोगों ने इसमें बहुत अधिक योगदान दिया। भूगोल विद्वताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ये जो युग रहा था ये लगभग 1 से 3 शताब्दी तक का रहा, और इससे भी प्राचीन भी रहा, क्योंकि शताब्दी से हम कह सकते हैं सिंपल 1 ना बोलकर 3 शताब्दी तक के समय को हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, 300 से 700 अगर हम बात करें, इसके बाद 300 से 700 युग को हम बोलते हैं, और एक इसको अंधकार युग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सिंपल कहा जाए तो अंधकार युग जो है 2 भागों में बढ़ता है। पहला होता है हमारा अंधकार युग जो 300 से 700 ईसा तक रहा, और दूसरा हमारा आता है 700 से 1400 ईसाई तक। ठीक है, अब इसको हम 2 भागों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि 2 अंधकार युग को जब ईसा का जन्म हुआ था तो उस समय ईसाई प्रभाव इतना अधिक था कि उस समय पर सभी ग्रंथ जो है ईसा के मुख्य स्थान यानी कि हमारे यरूशलेम के आसपास ही घूमते थे। प्राचीन ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया और भू आकृतिक विज्ञान का एक तरह से पतन सा हो गया था, इसीलिए इसको हम अंधकार युग में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद 700 से 1400 युग की शताब्दी थी। इस समय पर जो हमारे अरब भूगोलवेत्ता थे, या हम ये कहते हैं अरब वासियों ने जो है व्यापार के उद्देश्य से उन्होंने यात्राएं की और उस सबको ग्रंथों के रूप में पिरोया। साथ में जो अल बरूनी है एवं इन्होंने बहुत कुछ योगदान भी दिया। इसीलिए इस युग को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पूर्णतः अंधकार युग रहा, इस समय जो है कुछ कार्य हुए थे जिस कारण से इसके 2 डिवाइडेशन हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 14वीं शताब्दी के बाद में जो कंडीशन आई इसको हम आधुनिक युग में जोड़ते हैं, 14वीं शताब्दी के बाद के समय को। तो इस शताब्दी में क्या हुआ कि अगर 14वीं शताब्दी तक जो है स्थलाकृतिक विज्ञान में इसमें मौन छाया रहा, यानी कि ज्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि इन अरब भूगोलवेत्ताओं ने सिर्फ यात्राओं का वर्णन किया और जो कुछ सामने घटना घट रही थी उनके बारे में अध्ययन किया। लेकिन इसके बाद में जो क्रियाएं हुई वो मौन से हटके हुई। तो 14 से 17वीं शताब्दी तक, यानी 14 से 17वीं शताब्दी तक जो समय था उसको बोला जाता है आकस्मिकवाद का समय। आकस्मिकवाद, इसे आकस्मिकवाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर भूकंप
जैसी क्रियाएं यानी आंतरिक जो हलचल थी वो बहुत अधिक हो रही थी। भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं अधिक हो रही थी, जिस कारण से ये क्रियाएं होने के कारण, ये जो क्रियाएं सबको पता है अचानक से घटित होती हैं, अंततः शक्ति द्वारा घटित होती हैं, तो इन क्रियाओं के कारण इसको कहा गया आकस्मिक वाद, क्योंकि जो कुछ घटनाएं घट रही थी उसको ही लिपिबद्ध किया गया, जिस कारण इसका नाम आकस्मिक वाद पड़ा। ठीक है। इसके बाद में 18वीं शताब्दी में जो नई विचारधारा आई इसे बोलते हैं एक रूपतावाद। इस एक रूपतावाद में क्या हुआ कि जो इसके जो प्रवर्तक है वो हटन है, और हटन ने जो है अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ द अर्थ, थ्योरी ऑफ द अर्थ, इस पुस्तक में अपने विचारों को रखा और ये कहा कि ना तो आदि का पता है ना अंत का, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है। पहला शब्द उन्होंने बोला था वर्तमान भूत की कुंजी है, साथ में क्या बोला, ना आदि का पता है और ना अंत। अब देखो ये सब चीजें नेट में आई हुई हैं। ये एक दूसरा शब्द कब शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी में, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। किसने शुरू किया, हटन ने किया। किस पुस्तक में आया, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस पुस्तक से इसको में उन्होंने अपने बारे विचार लिखे थे, तो थ्योरी ऑफ द अर्थ में लिखे थे। और किसमें कहा, वर्तमान भूत की कुंजी है और ना आदि का पता है और ना अंत का। इस चीज को उन्होंने बोला था किसमें, थ्योरी ऑफ द अर्थ पुस्तक में बोला था। इसके बाद में जब ये क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं वो आकस्मिक नहीं है। पृथ्वी पर जो भी कुछ निर्माण होता है उसके पीछे वर्तमान में जो घटना घट रही है उसके लिए भूत जिम्मेदार है, यानी कि प्राचीन समय में कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण से ये घटनाएं घट रही है। ठीक है। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी तक ये कंडीशन रही जिसको मैंने अभी बताया। और नेट में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो इनको साथ साथ नोट करके चलना। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो है एक रूपतावाद का हो गया। एक रूपतावाद में नई जो धारणा आई थी उसे बोलते हैं मॉडल, मॉडल जियोलॉजी। जो नई विचारधारा का जन्म हुआ था उसका नाम था मॉडल जियोलॉजी, जो किस पे आधारित था, ये भूगर्भिक प्रक्रम पर। प्रक्रम किसे कहते हैं कि जब कोई काम शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर कोई काम हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा प्रक्रम। तो उन्होंने क्या कहा था कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम है वो किसमें तथा जो सब चीजें नियम पर आधारित हैं, यानी एक क्रम से होती हैं और क्रमबद्ध रूप में नियम रूप में होती हैं, और वे भूगर्भिक इतिहास में जो कार्यरत रहती हैं, भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत रहती हैं। ठीक है। इस तरह की बात रखी और साथ में क्या कहा कि सभी क्रियाएं एक क्रम में होती हैं, अपने एक नियम का पालन करती हैं, और जो इतिहास में पहले कभी हो चुकी हैं बस वही कार्य होता रहता है, लेकिन उनकी गति में अंतर होता है। इसी चीज को कहा गया मॉडल जियोलॉजी। ठीक है। जो मॉडल जियोलॉजी है वो एक रूपतावाद के रूप में ही मानी जाती है, क्योंकि जो हटन ने एक रूपतावाद दिया था उसमें भी इसी चीज को बताया था कि पृथ्वी पर जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं वो भूत पर ही आधारित है, तो इसके आधार पर बताया गया। लेकिन इसके बाद में 19वीं शताब्दी में, अगर हम 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में क्या रहा कि अमेरिका और यूरोप में इसका विकास हुआ। अब इसके बाद में जो नई धारणा आई थी वो कहाँ पे आई थी, अमेरिका और यूरोप में नए विचार शुरू हुए, और जो जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में नए जो विचार थे उसमें अमेरिका यूरोप मुख्य रहा। और यूरोप में और अमेरिका में इस समय पर प्लेस्टोसीन जो युग था,
क्योंकि ये तुम्हें पता हो ना, प्लीस्टोसीन युग में हिमानीकरण हुआ था। ये भी क्वेश्चन नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि किस समय किस युग में हिमयुग आया था। तो प्लीस्टोसीन युग में, या कोष्टक में मैं लिख दे रही हूँ, हिमयुग आया था। इस समय पर 4 हिमयुग आए थे, गुंज, मिंडर्स, रिस और उर्मी, जो यूरोप में थे। और नेब्राकस, जब मैं अभी चलो बता दूंगी बाद में कि हिमयुग आए थे। पहले इतना याद कर लो कि प्लीस्टोसीन युग में क्या आए थे, हिमयुग आए थे। और हिमानी, उन्होंने जो है इस चीज के बारे में कि यूरोपीय स्कूल ने क्या किया, प्लीस्टोसीन युग, हिमयुग के बारे में, साथ में सागरीय और हिमानी, सागरीय, हिमानी नदी जो अपरदनकारी क्रियाएं हैं, इन सब के बारे में विचार दिए थे कि किस तरह से इनमें अपरदन के कार्य होते हैं। और किसका होता है, काष्ठ से होते हैं और पवन या हवा, इनके द्वारा जो अपरदन कार्य होते हैं, इसके बारे में विचार दिए थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ये सब। इसमें जो मुख्य भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया था, अगर मैं इस समय के भूगोलवेत्ताओं के बारे में बताऊं तो हिमानी के बारे में बताया था आगासीज ने, नदी के बारे में बताया था। इसमें सबसे पहले आता है डेविस का नाम, कि डेविस ने इस अपरदन चक्र की पूरी कंडीशन बताई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो थे वो थे कार्पोनेट, बेनेज और एस्मार्क। ठीक है, ये तो मुख्य थे। अभी इनके बारे में और विस्तार से आएगा। और अगर हम बात करें तो जो मुख्य रूप से डेविस ने तो संरचना में, जो संरचनाओं के बारे में अपने विचार रखे थे, वो अपरदन चक्र का पूरा वर्णन किया था। डेविस ने क्या किया था, अपरदन चक्र का वर्णन। और इसी अपरदन चक्र के पेंक ने अपवाद के रूप में, यानी इस पर विरोध किया। डेविस के अपरदन चक्र का उन्होंने काफी विरोध किया और नवीनतम विचारधारा निकाली थी। और उन्होंने पेंक ने अपना जब अपरदन चक्र दिया, उन्होंने भी अपना अपरदन चक्र दिया। ठीक है, दोनों के विचार अलग अलग थे। मैंने बुक डाल रखा है नेट अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। और नहीं तो मैं अब टॉपिक आएगा तो दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, तो डेविस और पेंक ने अपने विचार दिए और उस विचारों के आधार पर पेंक ने अपना अपरदन चक्र सिद्धांत दिया। दूसरा जो दिया था वो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है कि ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था पेंक ने। ठीक है, इसके बाद में जो मुख्य रूप से दिया था अमेरिकी विद्वान जो थे पावेल। इसके बाद में अमेरिकी विद्वान एक अमेरिकी विद्वान थे पावेल। इन्होंने आधार तल की संकल्पना दी, जिसको बोलते हैं हम, जैसे बेसलाइन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बेसलाइन का मतलब है कि नदी अपरदन के बाद में एक सीमा तक ही अपरदन करती है, उसके बाद नदी अपरदन कार्य नहीं करती, उसको बोला जाता है आधार तल या बेसलाइन। ठीक है, ये अगर मैं सिंपल बोलूं तो सरिता अपरदन की अंतिम सीमा, सरिता अपरदन की अंतिम सीमा, इसको बोलते हैं। इसके बाद अपरदन कार्य नहीं होता, इसे बोलते हैं आधार तल, जिसको उन्होंने दिया था पावेल ने। और गिलबर्ट ने, एक भूगोलवेत्ता हुए गिलबर्ट, इन्होंने जो दिया था वो गतिक संतुलन की संकल्पना दी थी। गतिक संतुलन, इसकी संकल्पना दी थी। और प्रक्रम, यानी कि इन्होंने किस पर जोर दिया था, प्रक्रम, यानी कि सभी के क्रम पर जोर दिया था। ठीक है, और इस प्रक्रम के लिए उन्होंने मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था। ये सारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इन्होंने किसका प्रयोग किया था, मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था।
और जो डेविस ने अपना भौगोलिक चक्र जो दिया था, इसके विरोध में बहुत से बुद्धिमानों ने अपने अपने विचार रखे थे, जिसमें भी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं तो डेविस ने जो अनाच्छादन कालक्रम की संकल्पना दी थी, जो मैंने अपवर्तन चक्र बताया था, उसको हम बोल सकते हैं कि डेविस का जो सिद्धांत था वो किस पे था? अनाच्छादन कालक्रम। ठीक है, यानी अनाच्छादन का एक टाइम होता है और वो क्रम में होता है। तो वो संकल्पना के बाद में डेविस ने कौन कौन संकल्पना दी थी? तो डेविस ने एक तो शुष्क अपवर्तन चक्र की संकल्पना दी, ठीक है। दूसरी दी थी हिमानी की आगासीज ने भी दी थी और इन्होंने भी दी थी, ठीक है। हिमानी की दी थी और दूसरा दिया था सागरीय के बाद में कास्ट का सागरीय का डेविस ने दिया था और एक जॉनसन, इसकी संकल्पना किसने और दी थी? जॉनसन ने, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कास्ट की, तो कास्ट की विधि और स्विजिक ने दी थी संकल्पना। ये तो सारी दी थी डेविस ने। और कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में जो संकल्पना दी है वो दी है विधि और स्विजिक। इन्होंने कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में अपने विचार रखे हैं। और परहिमानी परिकल्पना यानी संकल्पना जो दी थी, ये दी है पेल्टियर ने। परहिमानी संकल्पना जो दी है वो पेल्टियर ने दी है, ठीक है। इसके अलावा अपवर्तन चक्र की जो आलोचनाएं हुई और डेविस के सिद्धांत का जो विरोध हुआ, उस विरोध के आधार पर कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार रखे थे, जो थे पहला अगर बात करें तो पेंक ने सबसे पहले डेविस के विचार की जो आलोचना हुई थी, चलो सीधे बताती हूँ। पेंक ने जो दिया था वो दिया था भू आकृतिक सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन भी नेट में बहुत बार आया हुआ है कि किसने डेविस के विचारों की आलोचना की थी। तो उसमें नंबर 1 नाम आता है पेंक का, दूसरा आता है क्रिकमे का। जो क्रिकमे थे उन्होंने जो बताया था वो था पेल्पिनेशन चक्र। पेल्पिनेशन चक्र की संकल्पना दी। और अगर हम एल सी किंग की बात करें तो एक भूगोलवेत्ता थे एल सी किंग ने जो दिया थी संकल्पना वो पेडिक्लिनेशन दी थी। पेडिक्लिनेशन, उन्होंने पेडिक्लिनेशन की संकल्पना दी। और पुग ने सवाना अपवर्तन चक्र की संकल्पना दी। ठीक है, ये सब किसके में दिए? डेविस की संकल्पना के विरोध में। की आलोचना में ये सब विचार आए, ठीक है। ये सारे विचार डेविस की विचारधारा की आलोचना में आए। इसके बाद में जो गतिक संतुलन सिद्धांत था वो दिया था स्ट्रॉलर ने। जो स्ट्रॉलर महोदय थे उन्होंने दिया था गतिक संकल्पना सिद्धांत। ठीक है, स्ट्रॉलर ने गतिक संकल्पना सिद्धांत दिया और प्रतिरूपों के बारे जो प्रतिरूपों के बारे में बताए थे, या बर्टन लफी लिखूं कि जो बर्टन नफी इन्होंने प्रतिरूपों यानी मॉडलों के बारे में बताया था। जो मैं बताया मॉडल संकल्पना शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी में, तो उसके बारे में जो बताया था वो बताया था बर्टन लफी ने। ठीक है, ये है। अब अगर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से जो बर्टन लफी, इसके बाद में जो बात होती है कि डेविस के जो स्थल रूप हैं इनकी संकल्पनाओं में अगर हम बात करें तो जो अस्वीकार किया गया था
जो मैंने अभी बात की उसमें डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में बताया। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, डेली यूनिट वाइज जो है इसके बारे में बताती जाऊंगी, जिससे कि तुम अपनी तैयारी को कर सको। जहाँ पे भी मैंने लिखा है ये नेट में आ चुके क्वेश्चन है उनको अपना लिखते चलना, जिससे कि तुम्हें पता रहे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।